हाँ, ग्रीटिंग्स टू ऑल। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हम लोग हार्ट के बारे में बात करेंगे, सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे, ब्लड सेल्स के बारे में जैसे इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, उसके बारे में बात करेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिस पे मैं फोकस करूंगा वो है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसके बारे में बात करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि कार्डियक साइकिल के साथ मर्ज कर सके। वो बेसिकली ईसीजी नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विच अकर्स इन कार्डियक साइकिल, बस उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो उसको हम मर्ज करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। इंडिविजुअली पहले कार्डियक साइकिल पढ़ें, फिर ईसीजी पढ़ें, तो उससे क्या होता है कि वो एक अलग अलग टॉपिक में चला जाता है, तो उसमें समझने में, रिलेट करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। स्टूडेंट को एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है उसको ईसीजी को कार्डियक साइकिल के साथ रिलेट करने में। तो हम उनको एक साथ मर्ज करके पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखते हैं, कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छे से अच्छे समझा सकें। लेकिन सब्जेक्ट के अंदर अच्छे से एनसीईआरटी वाइज पढ़ाने से पहले मैं कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ाना चाहूँगा। ये पहले ही बोल देता हूँ एज ए डिस्क्लेमर के तौर पर, ये आउट ऑफ द सिलेबस है, तो ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन डे टू डे लाइफ में इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आजकल एज ए गवर्नमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू भी और बहुत सारे एनजीओ के ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू भी आजकल ये सब चीज़ मेडिको और नॉन मेडिको, मतलब जो मेडिकल फील्ड है उसके लिए तो कंपलसरी है, और जो नॉन मेडिको है, जो कॉमन आदमी है, उसको भी ट्रेनिंग दी जा रही है। क्योंकि इससे है ना, अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, पल्सलेस हो गया, तो उसकी जो जान बचने की संभावना, अगर कोई ये चीज़ जानता है तो उसकी बढ़ जाएगी। क्या है वो चीज़? उसको अपने मूवी में देखा होगा या कहीं देखा होगा कि कोई पेशेंट गिर गया या बेहोश हो गया, बूढ़ा आदमी, उसको चेस्ट को कंप्रेस कर रहे हैं और मुंह के थ्रू सांस लेने की कोशिश करते हैं। उसको बोला जाता है मेडिकल टर्म में कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, शॉर्ट फॉर्म में सीपीआर। ये किस चीज़ के अंदर आता है? ये आता है बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट के अंदर। अब बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट क्या है कि ये जब हम आउट ऑफ द हॉस्पिटल कोई बेसिक लाइफ सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं, जब कोई पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, पल्सलेस हो जाता है, तो उसको बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट कहते हैं, जिसके अंदर हम लोग पेशेंट को सीपीआर वगैरह देते हैं। तो अब हम थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जाते हुए इसके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक अगर कोई आदमी को अगर अर्ली सीपीआर मिल जाता है, कोई जानता है उसको और दे देता है, तो उसकी जो सर्वाइवल चांसेज है वो 10% इंक्रीज कर जाती है। अगर बिना सीपीआर के उसकी 10% है, अगर कोई उसको सीपीआर देता है या बेसिक लाइफ सपोर्ट देता है तो उसकी सर्वाइवल चांस 20% हो जाएगी। ये एक स्टडी के मुताबिक है, तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है जान जाए तो किसी की ज़िंदगी बचा सके। अब क्या है कि अब हम लोग एयरपोर्ट गए या बस स्टैंड गए या कहीं भी बाहर गए, मॉल गए या कहीं भी, वहाँ देखें कि बूढ़ा आदमी है, 60-70 साल का है या 50 से 60 साल का। कि ये ऐसा नहीं है कि बूढ़ा आदमी को ही होगा, वो किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है, लेकिन हम बूढ़ा एक लेके चल रहे हैं, क्योंकि जनरली बूढ़ा आदमी को इस तरीके की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। यंग में भी होती है, अब मेडिकल प्रॉब्लम किसी भी एज में हो सकती है। तो बूढ़ा आदमी है, 60-70 का है, आप एयरपोर्ट पे मॉल में है या कहीं भी है, मान के चलिए पानी पूरी खाने जा रहे हैं, ब्रेक का टाइम है, वहाँ गिर गया वो, तो क्या करेंगे? तो गिर गया, अगर हमको आता है सीपीआर देने, बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट देने, तो हम उसको देंगे। अगर नहीं आता तो हम खड़े होकर तमाशा देखेंगे, जो अच्छा नहीं है। तो फिर हम लोग उसी के बारे में तो क्या है कि अब हम देखें आदमी गिर गया तो ऐसा नहीं जाके कूद के एकदम बिल्कुल चेस्ट को कंप्रेस करना है और सांस देने की कोशिश करना है। पहले सराउंडिंग को देखना कि आसपास का सराउंडिंग कैसा है, मतलब कि खतरा क्या है। अगर पानी लगा है या फिर करंट है, ओपन वायर है, तो हो सकता है उसको इलेक्ट्रिक का झटका लगा हो, शॉक लगा हो, इस वजह से वो बेहोश हो गया। तो आसपास का देख लेंगे कि कहीं पे कोई खुला वायर तो नहीं है, पानी वगैरह तो नहीं है। फिर उसको है ना फ्लैट सरफेस पे ले आएंगे, मतलब वो कर्व सरफेस में, गड्ढे में है, नाले में है, या फिर कहीं पे भी है, सीढ़ी उड़ी पे, तो उसको उठा के फ्लैट सरफेस पे ले आए। फ्लैट सरफेस पे ले आने के बाद पहला स्टेप है कि सराउंडिंग हम लोग देख लेंगे। दिखता है कि देखेंगे कि वो कॉन्शियस है कि नहीं, रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, तो उसके शोल्डर पे टैप करेंगे और उसको बुलाने की कोशिश करेंगे।
चाचा भाई जो भी बोल के आपको जो अच्छा हो, अगर नाम जानते हो, उसका नाम प्लेट लगा हो उसको, तो नाम के थ्रू बुलाने की कोशिश करेंगे। चेक करेंगे कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं आपकी बात। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो फिर हेल्प के लिए बुलाएंगे लोगों को। तीसरा स्टेप क्या है, हेल्प के लिए। हेल्प के लिए इसलिए क्योंकि अगर 2-3 आदमी भी हेल्प के लिए आपके पास आ जाता है, तो जितना ज़्यादा हेल्पिंग हैंड होगा उतना अच्छा आप बेटर केयर दे सकते हैं। क्योंकि अकेले कोई भी चीज़ करना मुश्किल होता है। अगर वन मैन आर्मी बन के जाते हैं और किसी को हेल्प के लिए नहीं कॉल करते हैं, तो वो एक अच्छा साइन नहीं है। क्योंकि जितना आदमी रहेगा उतना अच्छा आप उसको अच्छे से हेल्प कर सकें। उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा वही है हेल्प के लिए बुलाना। चौथा क्या है, इमरजेंसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना। इमरजेंसी प्रोटोकॉल में क्या है कि आप है ना कॉल करेंगे एम्बुलेंस को, जैसे अमेरिका है या कि टीवी सीरीज में देखे हैं 911 को वो लोग कॉल करता है। लेकिन हम लोग के यहाँ तो इतना फास्ट सर्विस है नहीं। अपने यहाँ भी है, जैसे 108 को कॉल करना होता है एम्बुलेंस के लिए, लेकिन वो उतना फास्ट है नहीं सर्विस। क्योंकि अपना देश ही अजीब है, पिज़्ज़ा 30 मिनट में आता है और एम्बुलेंस आने में आपको 10 घंटा भी लग सकता है, वो भी गारंटी नहीं। तो वो इमरजेंसी रिस्पॉन्स मतलब अगर आप किसी हॉस्पिटल को जानते हैं नियर बाय, या आप किसी एम्बुलेंस वाले को या किसी डॉक्टर को जानते हैं, तो आप उसको कॉल कर सकते हैं। वो इमरजेंसी हेल्प केयर में यही है। या फिर किसी को बोल सकते हैं कि अगर आप जानते हैं तो आप वहाँ कॉल कर दीजिए। ये चौथा स्टेप हो गया। पाँचवा ये है कि आप उसका पल्स देखेंगे और ब्रीदिंग देखेंगे। तो ब्रीदिंग और पल्स कैसे देखेंगे, ब्रीदिंग ये है कि उसका देखेंगे, चेस्ट को देखेंगे कि सांस लेने पे ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं है तो कान लगा के उसको चेस्ट ये सुनने की कोशिश करेंगे ब्रीदिंग को। और ये नहीं है तो यहाँ पे नाक के पास उंगली ले जाके कि सांस आ जा रहा है कि नहीं, वो चेक करेंगे। तो ब्रीदिंग इस तरह चेक किया जाएगा। पल्स है ना, बॉडी में बहुत जगह चेक कर सकते हैं। जैसे ये हुआ, यहाँ चेक कर सकते हैं, जो अक्सर देखते हैं आप रेडियल पल्स वगैरह हो गया, इसको रेडियल पल्स बोलते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं, कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, यहाँ नीचे चेक करते हैं थाई के रीजन, फीमोरल पल्स हो गया। तो ये क्या है कि हर जगह चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम है ना, यहाँ पे कैरोटिड पल्स चेक करेंगे क्योंकि इसका एक रीजन है, क्योंकि सबसे क्लोज टू हार्ट है। तो सबसे क्लोज टू हार्ट है, मतलब सबसे आखिर में यही पल्स गायब होगा। जो आखिरी में पल्सलेस होगा आदमी, वो इसी पल्स से होगा। तो उसके लिए क्या है कि हम क्लोज टू हार्ट है तो हम ये कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। तो ये चेक कैसे करेंगे कैरोटिड पल्स, ये सिखाते हैं आपको। ऐसे ये है आपका, ये आपका है ट्रैकिया है। ट्रैकिया के लिटरली जाएंगे तो यहाँ पे एक मसल्स आपको मिलेगा। ये मसल्स और ट्रैकिया, इसके बीच में हम थंब नहीं यूज करेंगे। कभी भी कैरोटिड पल्स चेक करने में थंब का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमेशा ये जो फर्स्ट फिंगर है और मिडिल फिंगर है, उसको यहाँ इस दोनों के बीच में ले जाकर हल्का सा प्रेस करेंगे और पाल्पेट करने की कोशिश करेंगे कैरोटिड पल्स को। यहाँ करके देखिए, यहाँ पे आपको पल्स पाल्पेट होगा, उसको कैरोटिड पल्स बोलते हैं। अब वो पेशेंट में चेक करेंगे, ब्रीदिंग चेक किया। ऐसा नहीं कि आधा घंटा तक ब्रीदिंग या पल्स चेक करते रह जाना। मैक्सिमम है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के अंदर आपको ये चेक करना है। अगर 10 सेकेंड में अंदर में चेक करने के बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचेंगे, जो है CPR। अब देखिए, पल्स और ब्रीदिंग चेक किए तो यहाँ पे 2-3 केस हो सकता है। पहला केस ये है कि पल्स है लेकिन ब्रीदिंग नहीं है, तो इसका ये मतलब ये है कि उसका कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ, उसका पल्मोनरी मतलब जहाँ भी पल्मोनरी आए तो समझिए वो लंग्स से रिलेटेड है। ये एक टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी। पल्मोनरी मतलब लंग्स उसका सांस नहीं ले पा रहा, मतलब लंग्स इन्फ्लेट, लंग्स में दिक्कत, पल्मोनरी अरेस्ट है। तो उसको क्या है कि उसको सांस देना है, यहाँ पे चेस्ट कंप्रेस नहीं करना, सांस देना है। सांस देने का तरीका यह है कि ये हेड है, अब ऐसे ही है, किसी भी पोजीशन में हेड है तो जैसे ऐसे मुड़ा हुआ है, गर्दन मुड़ा हुआ है, ऐसे है, तो उसमें क्या है, सांस देने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसका प्रॉपर वे है किस पोजीशन में आपका नेक होना चाहिए। तो ये है, हेड को बैकवर्ड करेंगे, टिल्ट करेंगे और चिन को लिफ्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो आपका ट्रैकिया है, विंड पाइप है, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। इसके बाद आपको सांस देना, कितना सांस देना, तो 1 मिनट में 10 से 12 बार, मतलब कि हर एक 5 से 6 सेकंड में एक बार आपको सांस देना। फिर एक साइकिल पूरा करने के बाद आपको फिर से चेक करना है कि उसका सांस आया कि नहीं। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस है कि ना उसके पास पल्स है ना वो ब्रीदिंग कर रहा है। उसमें क्या है कि उसमें हम लोग CPR देंगे। CPR में क्या है कि आपको चेस्ट कंप्रेस करना और सांस देना। किस चेस्ट कंप्रेस कैसे करना है, ऐसा नहीं कि जाके उस पर चेस्ट एकदम ऐसे ऐसे करने लग गया जोर से, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको राइट हैंड लेना है, राइट हैंड लोअर 1/3 ऑफ द स्टर्नम पे रखना। स्टर्नम ये जो मिडिल फ्लैट बोन है वो हुआ, लोअर 1/3 पे राइट हैंड रखना, उसको उसके ऊपर लेफ्ट हैंड रखना और ऐसे उसको इंसर्कल करना और उसके बाद उसको प्रेस करना। प्रेस ऐसे नहीं करना, हैंड एल्बो मुड़ा नहीं होना चाहिए, एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए।
एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए, बैक आपका स्ट्रेट होना चाहिए, और नी के पोजीशन में आपको नी पे बैठना है, घुटने पे बैठना है, आपका बैक स्ट्रेट है और ये पूरा हेड स्ट्रेट है, और उसके लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम पे आप रख के प्रेस कर रहे हैं, और ये नहीं मुड़ना चाहिए, क्योंकि ये मुड़ेगा तो एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा तो हो सकता है उसका स्टर्नम टूट के जो इंटरनल ऑर्गन हुआ जैसे लीवर वगैरह हुआ उसको वो डैमेज कर सकता है। तो आपको हिप जॉइंट पे एज ए फलक्रम काम करना है, फलक्रम काम करना, बस ऐसे प्रेस करना। कितना प्रेसिंग करना? 5 सेंटीमीटर। अब वहाँ पे तो नापेंगे नहीं कि 5 सेंटीमीटर कितना हुआ, तो उस पर क्या है कि आपको एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना, बस अपने बॉडी वेट को ही हिप जॉइंट के पे हिप जॉइंट को फलक्रम समझते हुए अप डाउन करना है, तो उससे आपको लगभग 5 सेंटीमीटर कंप्रेस हो जाएगा। अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग कंप्रेशन, जैसे एडल्ट में 5 सेंटीमीटर कंप्रेस करना, फिर इसमें चिल्ड्रेन में 2 सेंटीमीटर, नियोनेट्स में होता है 1 सेंटीमीटर ही करना है, तो वो एज पे है। तो वो एज पे आप किस तरह CPR देना, 30:2 होता है रेशियो। मतलब क्या है कि 30 बार आपको चेस्ट कंप्रेस करना है और 2 बार सांस देना है। तो सांस वैसे ही जैसे हम फर्स्ट केस में बताए थे कि चीन को लिफ्ट करके ट्रैकिया को स्ट्रेट लाइन में दे के देना है, तो 30 बार कंप्रेस करना है और 2 बार सांस देना है। और कंप्रेशन किस स्पीड से करना है, तो 1 मिनट में 100 से 120 बार। अब ऐसे नहीं कि 100 से 120 बार करना है तो एकदम किए जा रहे हैं, उसको रिकॉइल, चेस्ट को रिकॉइल करने का वक्त नहीं दे पा रहे, नहीं, चेस्ट को प्रॉपर रिकॉइल करने का वक्त देना, क्योंकि अगर रिकॉइल नहीं होगा तो हार्ट में ब्लड फिल नहीं होगा, मतलब पंप तो हो जाएगा, हार्ट को प्रेस कर रहे हैं, जब तक हार्ट को रिलैक्स नहीं कीजिएगा तो ब्लड तो उसमें नहीं ना भर रहा है, तो फिर CPR देने का मतलब नहीं। तो उसको प्रॉपर रिकॉइल ऑफ हार्ट होना चाहिए। और एक जो CPR साइकिल होता है वो 2 मिनट का होता है, तो 2 मिनट के बाद फिर से उसका पल्स चेक करना है और ब्रीदिंग चेक करना है। अगर आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। अब कोई हाईटेक जगह पे कोई रिस्पॉन्सिव हुआ है, गिर गया, जैसे हो गया आपको एयरपोर्ट हो गया या 5 स्टार होटल हो गया, मॉल हो गया, तो उन लोगों के पास एक मशीन होता है जिसको कहते हैं AED फुल। हाँ, तो AED का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर। वो आपको एयरपोर्ट वगैरह पे जो हाईटेक जगह होता है जैसे मॉल्स वगैरह, वहाँ आपको मिल जाता है। तो हेल्प बुलाने का एक कारण ये भी है कि जो वहाँ का स्टाफ होगा उसको मालूम होगा AED कहाँ है, वो आपको AED ला के देगा। तो AED में बेसिकली होता है क्या, 2 पैड होता है और एक मशीन टाइप होता है। तो वो पैड को निकालना है और चेस्ट पे प्लेस करना है। क्या होगा उसका पोजीशन, तो एक तो हो गया कि राइट कॉलर बोन के नीचे एक पैड रखेंगे, और दूसरा हो गया लोअर लेफ्ट ऑफ द चेस्ट, यहाँ पे आपको प्लेस करना है उसको। उसके बाद से प्लेस करने के बाद वो फिर मॉनिटर, फिर वो मशीन रीडिंग लेगा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, और रीडिंग लेके वो मॉनिटर पे शो करेगा कि ये शॉकेबल रिदम है कि नहीं, रिदम है कि नहीं, उसको शॉक, जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उसको शॉक देना है कि नहीं। तो बेसिकली ये जान लीजिए, बस याद कर लीजिए कि 4 केस होता है जिसमें जनरली कार्डियक अरेस्ट देखा जाता है, जिसमें 2 में शॉक देना है, शॉकेबल रिदम जिसको बोलते हैं, 2 में नहीं देना होता। तो जो 2 जिसमें देना है वो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, और जिसमें नहीं देना है वो है PEA, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, और एसिस्टोल। तो वो आपको दिमाग नहीं लगाना है कि कौन कौन है, वो मशीन आपको खुद बता देगा, इसलिए उसे ऑटोमेटेड कहा गया कि आपको इसको पेशेंट को शॉक देना है कि नहीं देना। अगर वो दिखा रहा है कि शॉकेबल रिदम है तो आपको एक बस बटन प्रेस करना है और वो 200 जूल का शॉक उसको दे देगा। शॉक देने के बाद आपको पल्स चेक करना, ब्रीदिंग चेक करना, अगर वो आ गया है तो ठीक है, नहीं है तो फिर CPR कंटिन्यू करना है, और CPR कंटिन्यू करने के बाद फिर से 2 मिनट बाद देना। मान के चलिए कोई AED आपको 2 मिनट CPR जब आप स्टार्ट कर दिए हैं उससे पहले ला के AED दे देता है, तो पहले आप AED का इस्तेमाल कीजिए। उससे 2 फायदे हैं, एक तो है कि आपको शॉक देगा तो आपका CPR, अगर शॉक से काम हो गया तो CPR का आपका जो मेहनत वो बच जाएगा। दूसरा है कि वो शो कर देगा कि इसमें शॉक की ज़रूरत है कि नहीं है, तो उसे पेशेंट को डिफ्रेंशिएट करने में ईजिली हो जाता है। अब ये हो गया। मान के चलिए उसमें मशीन में दिखा रहा है कि ये नॉन शॉकेबल है, इसमें शॉक नहीं दे सकते, तो सिंपल है, वो वहाँ से पैड को हटा देना, CPR कंटिन्यू करना है जब तक और कोई जो मेडिकल हेल्प है, डॉक्टर वगैरह, एम्बुलेंस वगैरह है, आ नहीं जाए। तो AED का ये फंक्शन होता है। थैंक यू।
कंटिन्यू रखना है, फिर उसको CPR करना है, फिर DC शॉक देना। इस तरह से आप इमरजेंसी प्रोटोकॉल करेंगे। अगर वो बोलेगा कि नहीं इसको शॉक नहीं दे सकते हैं, मशीन अगर पॉइंट करता है कि शॉकेबल रिदम नहीं है, तो फिर क्या करना है कि आपको CPR कंटिन्यू करना है जब तक कोई उसको मेडिकल हेल्प आ नहीं जाए। ये 2 केस हो गया। तीसरा केस ये है कि उसको सांस भी है और पल्स भी है, फिर भी वो बेहोश है। तो वो हो सकता है कि किसी और रीजन से हो, जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसको हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ब्लड शुगर की कमी हो गई है एक बैग, तो वो बेहोश हो गया। तो उसका और कोई CPR वगैरह नहीं देना, उसको बस मॉनिटर करना है पेशेंट को कि उसका हालत और ख़राब ना हो, उसका पल्स और नहीं गिरे या फिर ब्रीदिंग और कम नहीं हो। तो ये है बेसिक चीज़ CPR में। और भी बहुत कुछ है लेकिन वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो और हम लोग जैसे जैसे सब्जेक्ट में एट्रिया वेंट्रिकल वगैरह जो भी है इंटरनल पढ़ना शुरू करेंगे, तो हम लोग कुछ इससे रिलेटेड ऐड करते चले जाएंगे। ये बेसिक चीज़ है CPR का। आप अगर ये जानते हैं तो हो सकता है कल परसों जो भी है, अगर ऐसा कभी कंडीशन